हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक समझते हैं एंड द नेम ऑफ टॉपिक इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, या अगर अभी हिंदी में बोलें तो रेखीय संवेग संरक्षण नियम, या सिर्फ संवेग संरक्षण नियम भी बोलेंगे, क्योंकि एक कोणीय संवेग संरक्षण नियम भी आएगा आगे वाले चैप्टर में, लेकिन अभी हम रेखीय संवेग संरक्षण की बात करते हैं। तो ये है क्या, इसका पूरा डेरिवेशन समझते हैं बच्चों। चलिए देखते हैं क्या है। पहले संवेग संरक्षण नियम, या हमने संरक्षण नियम बहुत सारे पढ़े हैं, जैसे ऊर्जा का संरक्षण नियम, जैसे आवेश का संरक्षण नियम। ऐसा ही एक संरक्षण नियम और होता है किसका, जिसको हम बोलते हैं संवेग। क्या बोलते हैं? संवेग। संवेग के बारे में हमने ऑलरेडी स्टडी किया है। संवेग को हम बोलते हैं P इक्वल टू एम वी, P इक्वल टू एम इंटू वी संवेग होता है। अब इस अगर मैं नियम को समझूं तो ये नियम होता है क्या, पहले इसको समझ लेते हैं। तो इस नियम के अनुसार किसी निकाय पर अगर हम कोई बल नहीं लगा रहे हैं, कोई निकाय बना हुआ है, कोई सिस्टम बना हुआ है और उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं, तो उसका जो संवेग है वो संरक्षित रहता है। मतलब संरक्षित से मतलब है कि कंजर्व रहता है। इसका मतलब होता है ना तो संवेग में कोई वृद्धि होनी है, ना संवेग में, कुल संवेग में ना ही कमी होनी है। अब इसको वर्ड्स में अगर बोले तो संपूर्ण संवेग क्या रहता है, नियत रहता है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं, यदि बाह्य बल की अनुपस्थिति हो, बाह्य बल की अनुपस्थिति से मतलब है कि एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो हमें पता है न्यूटन के द्वितीय नियम से हमने पढ़ा है, न्यूटन के द्वितीय नियम से हमने क्या पढ़ा है, बाह्य बल बराबर dp अपॉन dt। जहां पर हम ये बोल रहे हैं कि एक्सटर्नल फोर्स क्या हो, जीरो हो, तो dp अपॉन dt को क्या लिखना पड़ेगा, जीरो। और जब इसका इसमें गुणा करेंगे और इसका क्या करेंगे, dp आ जाएगा और यहाँ पर ये जीरो हो जाएगा। और दोनों तरफ अगर हम इसका समाकलन करते हैं, जब जीरो का समाकलन किया जाता है तो वो वैल्यू क्या आ जाती है, एक नियतांक आ जाती है, कांस्टेंट आ जाती है। तो p बराबर क्या आ गया, नियतांक। ये p बराबर नियतांक होगा, p बराबर नियतांक होगा, मतलब p में कोई भी चेंज नहीं आएगा। और p यहाँ पर क्या है, किसी निकाय का कुल संवेग। चलिए बच्चों इसको डायग्राम और डिटेल में इसको समझते हैं। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास कोई दो वस्तु है, एक वस्तु ये दिखाई दे रही है A और एक वस्तु ये दिखाई दे रही है B। दोनों के पास द्रव्यमान है, पहली वस्तु के पास द्रव्यमान ma है, दूसरी वस्तु का द्रव्यमान mb है। पहले का प्रारंभिक वेग u है, दूसरे का प्रारंभिक वेग ub है। अब मान लो ये एक ही सीधी रेखा में चल रही है और ये चल रही है, तो हमने देखा कि इसके पास भी संवेग होगा, तो इसके संवेग को हमने बोला pa। ये वाली जो दूसरी बॉल है या मार्बल है, कांच की मार्बल जो होती है उनको हम ले सकते हैं। तो इसका जो मोमेंटम है, मोमेंटम मतलब लीनियर संवेग जो है, रेखीय संवेग है, वो pv है। तो दोनों को मैं अगर जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा pa प्लस pv। ये कब बात कर रहे हैं, मान लो ये एक ही लाइन में चल रहे हैं, लेकिन ये टकराने से पहले की बात है। मतलब दोनों एक ही लाइन में चल रहे हैं, टकराने से पहले की बात है। तो दोनों का हमने संवेग देखा, तो pa प्लस pv। जहां पर pa आपका ये ma ua होगा, pv यहाँ पर mb ub होगा। ऐसा ही आप आगे समझते हैं। अगर मान लीजिए हमने क्या किया है, एक दूसरी कंडीशन ले ली है कि ua को बढ़ा दिया, किससे, ub से, और एक ही लाइन में चल रहा है, जैसे हमने मार्बल कंचे को हम मारते हैं ना, तो ये इसकी क्या होगा, वेग ज्यादा हो गया और इसका वेग कम हुआ, तो ये किसी मोमेंट पर क्या होंगे, टकराएंगे। तो अब हमने देखा कि इसका संवेग बदल गया और इसका भी संवेग बदल गया। संवेग बदलने का कारण है इसका वेग बदल जाएगा, इसका भी वेग बदल जाएगा, ए का भी वेग बदलेगा और बी वाली जो वस्तु है उसका भी वेग बदल जाएगा। तो देखा कि ये जो पहली वाली वस्तु थी, टकराने के बाद उसका संवेग हो गया pa डैश, और दूसरी वस्तु जो है उसका संवेग हो गया pb डैश। लेकिन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो ये pa डैश प्लस pb डैश हमेशा किसके बराबर होगा, pa प्लस pb के। मान लीजिए 2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड था, ये 3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड था, तो हो सकता है ये दोनों को जोड़ूंगा तो 5 होगा। ऐसे ही हो सकता है ये 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हो गया और ये 4 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हो गया। तो ये जोड़ने पर कितना आ रहा है, 5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये भी जोड़ने पर कितना आ रहा है, तो ये भी आ रहा है 5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। मतलब कुल उस निकाय का जो संवेग है वो क्या रहता है बच्चों, वो नियत रहता है, जैसा कि हमने यहाँ पर समझ लिया है। और थोड़ा समझते हैं, इसको ड्राइव करते हैं। माना कि हमने किसी क्षण, जो हमने टकराने की बात की, किसी क्षण किसी समय पर
जो दो वस्तुएं हैं ए तथा बी वो टकराती हैं। अगर टकराती हैं तो हमें पता है वहां पर क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों होगी, इसलिए हमें किसको लेना पड़ेगा, न्यूटन के तृतीय नियम को लेना पड़ेगा। मान लीजिए दोनों वस्तुएं टकराती है तो न्यूटन के तृतीय नियम से क्या आ जाएगा, एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए। अब आपको पता है एफ का सूत्र हमारे पास होता है जो कि हमने गणितीय व्याख्या की है न्यूटन के तृतीय नियम में, एफ इक्वल टू एम ए। और हमें त्वरण का पता भी है, त्वरण क्या होता है, ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। तो हमने क्या किया, एफ की जगह एफ ए बी की जगह अब ये इसका बल निकाल रहे तो उसी का मास उसी का त्वरण, ऐसा ही उसी का मास उसी का त्वरण। अब हमने क्या किया, ए की जगह वैल्यू रख दी, ए की बी की वैल्यू रखी तो वी बी माइनस यू बी अपॉन टी आ रहा है, ये सही वी ए माइनस यू अपॉन टी आ रहा है। दोनों सेम टाइम पर होंगे, क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों क्या होती है, सेम टाइम पर होती है, इसलिए ये भी टाइम है ये भी टाइम है, एक दूसरे से कैंसिल हो गया। जब हमने ब्रैकेट को ओपन किया और पक्षांतरण किया तो हमें फाइनली ये मिल गया कुल संवेग टकराने से पहले, ये कुल संवेग टकराने के बाद। तो हमने देखा कि कोई संवेग बढ़ा भी नहीं कोई कम नहीं हुआ, कुल संवेग बढ़ा भी नहीं कुल संवेग कम भी नहीं हुआ। इंडिविजुअल के संवेग बढ़ गए कम हो गए वो अलग बात है, लेकिन कुल की बात है तो कुल संवेग निकाय का क्या मिला, हमें कांस्टेंट मिला। और यही हमें सिद्ध करना था कि जो किसी निकाय का अगर हम बाह्य बल ना लगाएं तो निकाय का कुल संवेग क्या होता है, नियत देता है। तो ऐसे करके हमने इसका डेरिवेशन देख लिया, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसी पर आधारित हमारे रॉकेट नोदन जो होता है वो किस पर आधारित है, न्यूटन के तृतीय नियम की बात करें या संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित होते हैं, क्या रॉकेट नोदन। ओके, आई होप ये समझ में आएगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप पहला वाला पार्ट ये है, ठीक है, दूसरा पार्ट ये है और तीसरा पार्ट ये है। ओके, थैंक यू।